आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने डिटेल के साथ हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है। हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो मैनेजमेंट के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। Henry Fewell's 14 principles of management are the fundamental rules that could be applied to all organizational situations and taught in schools. Henry Fewell के जो 14 principles of management हैं वो fundamental rules हैं, बुनियादी कवानीन हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन के अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं और जो कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आजकल पढ़ाए भी जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि taught in schools, यानी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं His 14 principles serve as a frame of reference. उसके जो 14 principles हैं वो frame of reference के तौर पे सर्व करते हैं from which many current management concepts, जिसकी वजह से आजकल के जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इवॉल्व हुए, सच एज मैनेजरियल अथॉरिटी। और जो आजकल के मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे बताई गई हैं। मैनेजरियल अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, रिपोर्टिंग टू ओनली वन बॉस एंड सो फॉर्थ हैव इवॉल्व्ड। ये जो आजकल के मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो यहाँ पे बताए गए हैं, मैनेजरियल अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, रिपोर्टिंग टू ओनली वन बॉस एंड सो फॉर्थ, यानी और भी काफी ज्यादा जो प्रिंसिपल्स हैं वो हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उस वजह से इवॉल्व हुए। पहले हेनरी फ्यूल ने कंसेप्ट दिया, उसको कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ाया गया और ये जो आजकल के प्रिंसिपल्स हैं वो भी हेनरी फ्यूल की वजह से, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स की वजह से इवॉल्व हुए। द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंटेड बाय हेनरी फ्यूल आर एज फॉलोज। हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, अब हमने वन बाय वन उन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है और उन्हें डिस्कस भी करना है। तो पहले नंबर पे आता है डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट। स्पेशलाइजेशन की वजह से आउटपुट बढ़ जाती है। स्पेशलाइजेशन क्या है कि जिस काम में एम्प्लॉय ज्यादा महारत रखता है वही काम वो एम्प्लॉय परफॉर्म करे, क्योंकि इस वजह से आउटपुट बढ़ जाएगी और एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्यूल ने दिया है, डिवीजन ऑफ लेबर। नंबर 2 पे है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स। मैनेजर्स जो है वो ऑर्डर देने के काबिल होने चाहिए एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। और अगर मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होगी तो मैनेजर्स के पास ये राइट होगा कि वो ऑर्डर्स दे सकें। तो अथॉरिटी जो है वो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्यूल ने दिया था। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल ने दिया है वो है डिसिप्लिन। Employees must obey and respect the rules that govern the organization. वो रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्न करते हैं, एम्प्लॉइज को चाहिए कि एम्प्लॉइज उन रूल्स की रेस्पेक्ट करें, उन रूल्स को ओबे करें या उन रूल्स को फॉलो करें। तो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिसिप्लिन। अब उसके बाद जो हेनरी फ्यूल का फोर्थ प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? यूनिटी का मतलब है सिंगल यानी वन, और कमांड का मतलब है हुक्म। इसको पढ़ लेते हैं। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एक ही सुपीरियर हो जो कि एम्प्लॉइज को ऑर्डर्स दे रहा हो। अगर ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, ज्यादा बॉसेस से ऑर्डर मिलेंगे तो एम्प्लॉइज अपने काम में कंफ्यूज हो जाएंगे, वो अपना काम इजीली नहीं कर सकेंगे। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक ही बॉस हो जिसके हुक्म पे एम्प्लॉइज अमल करें और अपने काम को, अपने गोल को अचीव करें। नंबर 5 पे है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर्स एंड वर्कर्स। मैनेजर्स और वर्कर्स को गाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सिंगल प्लान ऑफ एक्शन हो। प्लान ऑफ एक्शन मतलब डायरेक्शन, काम करने की डायरेक्शन। प्लान, काम करने का प्लान, वो भी सिंगल हो, वो भी यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब है वन यानी सिंगल। अगर एक ही सिंगल प्लान ऑफ एक्शन पे काम किया जाएगा, मैनेजर्स और वर्कर्स उसको फॉलो करेंगे तो वो अपने गोल्स ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव करेंगे। अगर वो ज्यादा, एक से ज्यादा प्लान ऑफ एक्शंस को फॉलो करेंगे तो फिर भी वो कंफ्यूज ही रहेंगे।
नंबर 6 पे है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसको पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। एक जो एम्प्लॉय है या जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनका जो मफाद है वो ऑर्गेनाइजेशन के मफाद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मफाद पहले है और जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो इंफरादी मफाद है, जो एक बंदे का या एक एम्प्लॉय का या किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का मफाद है, वो पीछे है और ऑर्गेनाइजेशन का मफाद आगे है। ये है 6th प्रिंसिपल। 7th प्रिंसिपल है रेमनरेशन। रेमनरेशन का मतलब है मुआवजा। वर्कर्स मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज। वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको एक फेयर वेज मिलनी चाहिए, उनकी वेजेस फेयर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है रेमनरेशन। नंबर 8 पे है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? दिस टर्म रेफर्स टू द डिग्री टू विच सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? फैसले करना। और सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? मातहत। यानी मातहत फैसले करने में कहां तक इन्वॉल्व हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल ने दिया था। नंबर 9 पे है स्केलर चेन। ये क्या है? इसको पढ़ते हैं। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक्स इज द स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है, टॉप मैनेजमेंट से लेके लोएस्ट रैंक्स की एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है, एक चेन है, उसको हम कहते हैं स्केलर चेन। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद होनी चाहिए। नंबर 10 पे है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होती है? तरतीब। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल ने दिया था। पीपल एंड मटीरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। राइट प्लेस यानी सही जगह और राइट टाइम यानी सही वक्त। जो पीपल यानी लोग और मटेरियल जो चीजें वगैरह हैं, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज करते हैं या जो लोग हैं, वो सही जगह पे और सही टाइम पे हम उन्हें यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। ये भी एक प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था। नंबर 11 पे है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? बराबरी। ये क्या होता है? मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर्स अपने मातहतों के साथ, सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? मातहत। मैनेजर्स को अपने मातहतों के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए और बराबरी का सलूक रखना चाहिए। यह भी एक प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने दिया है। नंबर 12 पे है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। Management should provide orderly personnel planning and ensure that replacements are available to fill vacancies. Management के पास एक orderly personnel planning मौजूद होनी चाहिए ताकि अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो उसको फिल करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए पीछे पर्सन्स मौजूद हों ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के काम में रुकावट पैदा ना हो। नंबर 13 पे जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था वो है इनिशिएटिव। Employees allowed to originate and carry out plans will exert high levels of effort. अगर एम्प्लॉइज को ये अलाउ किया जाए कि वो अपने खुद के प्लान बनाएं और इनिशिएटिव्स लें तो वो हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट के साथ काम करेंगे, ज्यादा कोशिश करके काम करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने प्लान्स को कामयाब बनाना होगा। नंबर 14 पे है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। Promoting team spirit will build harmony and unity within the organization. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर टीम स्पिरिट को प्रमोट किया जाएगा तो उसकी वजह से एक हार्मनी और यूनिटी पैदा होगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है। तो ये थे हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।